नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसको कि आप अपने स्व मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आगे यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। साथ में यदि आप अलग-अलग राज्यों के प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे, तो भी यह प्रश्न पत्र देखने पे आपको कोई न कोई आइडिया जरूर मिलेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न थोड़े से आपको धुंधले दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मेरी ध्वनियों के साथ और यहाँ पर जो भी प्रश्न है उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए इस पूरे प्रश्नोत्तरी को आप देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका कथन है हमें बताना है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार किसका मानना था कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद में मुकुटधर पांडे का नाम आता है, और नामवर सिंह की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। एक पत्रिका थी शारदा नाम की पत्रिका, जो कि उस जमाने में जबलपुर से निकला करती थी, उसमें सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसका मानना था कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है? हो सकता है कि आगे के एग्जाम में इतना दूर तक ही सवाल पूछ लिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके लिए नया रहा होगा, जरूर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी दिया हुआ है। तो इस एग्जाम में आपके लगभग 95% जो सहपाठी या फिर साथी रहेंगे वो शुक्ल जी पर एक बार जरूर क्लिक करना चाहेंगे, लेकिन जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो अब एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि मुकुटधर पांडे का मानना था कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। उक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये कोटेशन जो पूछा गया या फिर जो कथन है, आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि हमने श्रद्धा भक्ति निबंध में इसको कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। माने कि अगर आपको किसी से प्रेम होता है और कोई पूछे कि किस कारण आपको प्रेम हुआ है, तो शायद आप बता पाएंगे। हालांकि जब आप निबंध पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि पहले रूप के आधार पर आप उस व्यक्ति विशेष के तरफ आकर्षित होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम होना शुरू कर देता है। वो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। और जब आप प्रेम में रहते हैं तो स्वप्न में रहते हैं। और श्रद्धा और प्रेम भक्ति इन सब में बड़ा बारीक तरीके से अंतर किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य शरीर है, उक्त परिभाषा किस कवि ने दी है? हालांकि यहाँ पर अगर आचार्य होता तो ज्यादा बेहतर होता। सवाल पूछा गया कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य शरीर है, उक्त परिभाषा किस आचार्य की है या फिर कवि ने दी है? ऑप्शन दिया गया है भामह, दंडी, रुद्रट, राजशेखर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, किस बात को कहने वाले हैं? ऑप्शन बी, दंडी का यह कथन है कि इष्ट अर्थ देने वाली पदावली ही काव्य का शरीर है, उसको हम काव्य मान सकते हैं। यानी कि काव्य लक्षण से रिलेटेड ये प्रश्न रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी गई हैं रस चंद्रोदय, काव्य सरोज, कृष्ण चंद्रिका, अलंकार चंद्रोदय। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है या फिर सुमेलित कौन है। तो सबसे पहले हम मिलान करते हैं, रस चंद्रोदय जिसके रचनाकार हैं यहाँ पर कविंद्र नाम के कवि हैं, काव्य सरोज के रचनाकार हैं श्रीपति, इसके बाद है कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार हैं वीर, अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं रसिक सुमित। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है।
आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि जिन भी रचनाकारों का नाम दिया गया है वो रचनाकार शायद ऐसे ही परीक्षाओं के लिए बने हुए हैं, मुख्य धारा के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी चकमा देने के लिए इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र में कब से कब तक की घटनाओं का वर्णन है? तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सुजान चरित्र, या फिर कई जगह पर सुजान चरित भी लिखा रहता है और इसके कवि कौन है, आपके मन में जरूर आ रहा होगा। और ये किस तरीके का काव्य है? रीतिकाल में लिखा गया काव्य है, लेकिन वीर प्रधान काव्य है एक तरीके से। तो सुजान चरित्र में कब से कब तक की घटनाओं का वर्णन है, हमें बताना है। यह भी प्रश्न आपको नया दिखाई पड़ रहा होगा। ऑप्शन दिया गया संवत 1800 से लेकर संवत 1810 तक की, 1801 से लेकर 1811, 1802 से लेकर 1810, 1800 से लेकर 1809 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन सब दिए गए हैं इधर उधर, हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संवत 1802 से लेकर 1810 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगर इसमें आप ईस्वी में देखना चाहते हैं तो आपको 1802 में से 57 घटाना पड़ेगा, इसके बाद जो भी आएगा वो ईस्वी में हो जाएगा। तो दोनों एंगल से देखने का प्रयास कीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित ही प्रश्न है। पूछा गया कि निम्न रचनाकार और उनकी कृतियों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित गौरीदत्त रानी केतकी की कहानी, ईश्वरी प्रसाद और कल्पावराय वामा शिक्षक, श्रद्धाराम फुल्लौरी भाग्यवती, गोपाल राम गहमरी देवरानी जेठानी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी कृति सुमेलित है किस वर्ष में। कुछ चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रानी केतकी की कहानी दिया गया है, जो कि गौरी दत्त की रचना में नहीं शामिल है। किसकी रचना है आपके लिए होमवर्क है। वैसे आप तुरंत जान गए उनकी, इंशाल्लाह खां से इनको जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए गोपाल राम गहमरी का भी जो दिया हुआ है, वो भी देवरानी जेठानी की कहानी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ घालमेल हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि रानी केतकी रचनाओं के आधार पर हम यहाँ पर मिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी सही जवाब हो गया 1803 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद जो इसमें हमें मिलान करना है वो है वामा शिक्षक, जो कि 1872 ईस्वी में, भाग्यवती जैसा कि आप जानते हैं 1873 ईस्वी में, देवरानी जेठानी की कहानी सन 1901 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है कि आपका ए का 2 होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए 4, ठीक, इसके बाद सी का होना चाहिए 1 और डी का होना चाहिए 3। तो 2, 4, 1, 3 देखते हैं किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेखकों का नाम जरूर इधर उधर हुआ है, लेकिन रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आप देखिए यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक। आगे आप करेक्ट कर लेंगे कि देवरानी जेठानी किसकी कहानी है, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी रचना किसकी है? भाग्यवती का सही है, वामा शिक्षक का सही है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, सुमेलित पर आधारित। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, विष्णु शास्त्री, चिपलंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है कि आखिरकार ये सभी जो रचनाकार हैं वो किस भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी किससे हो गए? बांग्ला से हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी से। सुब्रमण्यम भारती इनका संबंध किससे हो गया? तमिल से। इनको तमिल का प्रेमचंद भी कहा जाता है। मैं प्रेमचंद जयंती पर जरूर नाम लिया हुआ था सुब्रमण्यम भारती का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विष्णु शास्त्री चिपलंकर, जहां भी किसी के नाम के अंत में कर लगाओ, जैसे सचिन तेंदुलकर, अजित अगरकर, कर शब्द लगा हुआ है तो ये मानकर चलिए कि वो मराठी का होगा। खुद वहां पर एक खास रचनाकार है विजय तेंदुलकर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है कि ए का हो गया 2, फिर बी का हो गया आपका 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो कि कथन पर आधारित है। पूछा गया युद्ध सर्वनाश मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। उक्त कथन संबंधित है तमस, एक और द्रोणाचार्य, अंधा युग, झूठा सच। तो ये कथन
किससे लिया गया है हमें बताना है। आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक और द्रोणाचार्य नाम की जो रचना है उसका ये कथन है कि युद्ध सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। किसका कथन है? एक और द्रोणाचार्य नाम का जो नाटक है उससे लिया गया है। किसका नाटक है आपके मन मस्तिष्क में जरूर आना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आप दोबारा से री एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्के का कथन है कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे। कथन के लेखक हैं, ऑप्शन दिया गया डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। तो किसका मानना है कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे? आप इन क्रियाओं पर ध्यान दीजिए, पढ़ाए, सीखा, पढ़े। ठीक है, तो किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि न सिर्फ कवि थे बल्कि उन्होंने आलोचना भी लिखी हुई है। और संयोग की बात यह है कि अज्ञे की आलोचना दृष्टि पर काम करने का मौका मिला है, हमारी पीएचडी का भी टॉपिक रहा है अज्ञे और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन। तो वहीं से एक क्वेश्चन उठा लिया गया कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंथ से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अज्ञे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंधेरा है यह वह स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उक्त पंक्तियां संबंधित है, तमस, महाभोज, अंधायुग, आगरा बाजार। तो ये जो कथन लिया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि दुर्योधन की बात की गई, अंधेरे की बात की गई है। तो सामान्य तौर पर सही जवाब है ऑप्शन सी, अंधायुग से इस कथन को लिया गया है, ये पंक्तियां वहीं से। आगे बात करते हैं हम। अगला जो प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है, हमें बताना है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। पूछा गया कि ध्वनि में बौद्धिक तत्व और रस में केंद्रित तत्व की अपेक्षाकृत प्रधानता अनिवार्य रूप से रहती है। रीतिकाल में रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद की प्रमुखता पाई जाती है। सही विकल्प का चयन हमें यहाँ पर करना है कि आखिरकार सही बात कौन सी है। कहा गया कि ध्वनि में बौद्धिक तत्व और रस में केंद्रित तत्व की अपेक्षाकृत प्रधानता अनिवार्य होती है। ठीक है, और बताया गया कि रीतिकाल में रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद की प्रमुखता पाई जाती है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। सही जवाब है ए और बी, दोनों क्या है? सत्य है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना से व चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नवजागरण की बात की गई है, एक तरफ पश्चिमी नवजागरण है, दूसरी तरफ भारतीय नवजागरण, इन दोनों में तुलना की गई है। जहां पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना व चर्च, जैसे इधर मंदिर है वैसे ही चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। नवजागरण का मतलब यह कि आपको नए सिरे से जगाने का काम करना, आपकी चेतना को प्रगतिशील बनाना। तो कहा गया कि पश्चिमी नवजागरण तो मध्यकालीन चेतना से और चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। इस बात को क्या माना जाए? ये बात सत्य है। भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है, यह भी बात क्या है? यहाँ पर सत्य है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से रेखा चित्र है, बोलती प्रतिमा, जो भूला न जा सके, मंटो मेरा दुश्मन, प्रेमचंद घर में। तो कुछ रचनाएं जो कि आपके पाठ्यक्रम से भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेमचंद घर में है, मंटो मेरा दुश्मन, जो भूला न जा सके, बोलती प्रतिमा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, प्रतिभा की जगह प्रतिमा होना चाहिए। और जब मैं आप सभी के सामने इन रचनाओं का नाम ले रहा हूं तो इनके रचनाकार स्वतः आपके मन मस्तिष्क में आने चाहिए, तभी ये माना जाए कि आप री एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, और आप लोग तैयार भी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रचनाकारों का नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। रेखा चित्र आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए जो ऑप्शन है वही रेखा चित्र है। भले इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन रेखा चित्र के रूप में है बोलती प्रतिमा। और बाकी रचनाएं जो भूला ना जा सके वो भी श्री राम शर्मा का है, वो संस्मरण के तौर पर है। और मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा, वो भी संस्मरण है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी तो लिखी है, लेकिन ये जीवनी जो है वो
संस्मरण विधा में ये याद करते हुए लिखा हुआ है। तो ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो संस्मरण में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो रेखा चित्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्टार करके रख सकते हैं अपने पास, लेकिन मानकर चलिए कि इसी तरीके का प्रश्न अगर यूजीसी नेट में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपका ज्यादा टाइम लेते हैं, आप माथापच्ची करते हैं, क्योंकि सही करने का उद्देश्य रहता है। तो ऐसे कभी कभी आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि बैट्समैन तैयार नहीं होता है, लेकिन गेंदबाज बॉलिंग लेकर दौड़ता है, फिर उसको वो हाथ देकर रोक देता है और फिर गेंदबाज गुस्साते हुए वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही, आपको घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्नों का भी सामना करना है। मैं चाहता तो इसमें कुछ हेर फेर कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ही है कि केवल प्रश्न और आंसर नहीं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस को देखने। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? केवल ए होना चाहिए इसमें। अगर ऑप्शन में रहता तो सही जवाब हो जाता। आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क का है, लेकिन एक रचना है मंटो जिंदा है। अगर इसको विद्यार्थी बताते हैं तो मुझे काफी खुशी होगी कि हाँ, वो लोग मेरी बातों को ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए कभी आ जाता है कि मंटो जिंदा है, किसकी रचना है? तो हमारे गंभीर विद्यार्थी कमेंट्स कर कर बताएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सुमेलित आधारित है। पंक्तियां दी गई हैं और कवि है। सबको केशव दास हरि, नायक है श्रृंगार, नवरस में सिंगार रस, सिरे कहत जब कोई, श्याम वर्ण ब्रजराज पति भाई है, रतिबाक, रसनी सार सिंगार रस, प्रेम सार सिंगार। तो कुल मिलाकर इन पंक्तियों को देखने से यही लग रहा है कि ये सब पंक्तियां कहीं कहीं रीतिकाल से जुड़ी हुई हैं। हमें बताना है कि भाई किसकी कौन सी पंक्ति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो मिलान करते हैं कि सबको केशव दास हरि, नायक है श्रृंगार, आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान रखिए। केशव दास की पंक्ति, नवरस में श्रृंगार रस, सिरे कहत जब कोई, ये जो बात यहाँ पर कही गई है वो बात कही गई है पद्माकर द्वारा। तो बी का हो गया यहाँ पर 3। श्याम वर्ण ब्रजराज पति भाई है, रतिबाक, ये जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है वेनी प्रवीण का, ठीक है। और रसनी सार सिंगार रस, प्रेम सार सिंगार, सही जवाब है ऑप्शन देव का है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए, ये भी एक तरीके से नया प्रश्न ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां जीवनी है? शेखर एक जीवनी, वट वृक्ष की छाया में, स्मृति के झरोखे में, अपनी धरती अपने लोग। सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से 2 ऐसे विकल्प हैं जो कि जीवनी विधा के अंतर्गत है। शेखर एक जीवनी जीवनी नहीं है, क्या है? उपन्यास है, आप भली भांति इसको जानते हैं, आपके सिलेबस में भी लगा है। वट वृक्ष की छाया में, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीवनी के तौर पर है। अब किसकी रचना है? ये है कुमुद नागर करके रचनाकार, ठीक है। इसके बाद स्मृति के झरोखे में, जो कि भारत भूषण अग्रवाल की यहाँ पर उनके जीवनी के ऊपर आधारित है, बिंदु अग्रवाल ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अपनी धरती अपने लोग। एक तरीके से आप देखेंगे कि ये रामविलास शर्मा की आत्मकथाओं का संग्रह, हालांकि 3 भागों में बटी हुई उनकी आत्मकथाएं। अपनी धरती अपने लोग, ये हो गया रामविलास शर्मा का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी और सी जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी। बी और सी जीवनी विधा के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैला न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसी से खोलो कि उसका पन्ना अंगुली के तले दबकर फट न जाए। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है फेरिक पिंकॉट, काशीनाथ खत्री, जॉर्ज ग्रियर्सन, राधा कृष्ण दास। तो ये कथन किसका? ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम की परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आधुनिक काल की कुछ वीडियोज डाली हुई थी, और इसी उम्मीद से कि यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं। ये उसी आधुनिक काल से सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। फेरिक, जिसको कि हम फेडरिक पिंकॉट भी कहते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए, उनका यह कथन है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के उपशीर्षकों को क्रम से लगाइए। कविता क्या है निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है, और हमें शीर्षक देखने हैं कि सभ्यता के आवरण और कविता,
भावना या कल्पना, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार। तो कविता क्या है, निबंध किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन उसमें उपशीर्षक दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें यहाँ पर बताना है कि कौन पहले नंबर पे है, कौन उसके बाद है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है कि सभ्यता के आवरण और कविता पहले नंबर पे, फिर इसके बाद है कविता और सृष्टि प्रसार दूसरे नंबर पे, फिर है मार्मिक तथ्य, ठीक है, फिर इसके बाद है काव्य और व्यवहार, ठीक, इसके बाद है सबसे आखिर में जो है वो है भावना या कल्पना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, 1 3 4 5 2, ठीक। आगे जब भी आप एग्जाम में जाएं तो एक बार कविता क्या है कि निबंध शीर्षकों को जरूर आप ध्यान में रखिए, जिससे कि आप परीक्षाओं में बढ़त बना लें। मैं इस पेपर को यहाँ पर क्यों आपके सामने रखा हूँ, पहला तो है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और दूसरा ये है कि आप जब री एग्जाम में जा रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न आए, तो वहां पर आप बढ़त बनाकर रखें। अगला प्रश्न है कि संस्मरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सत्य कथन चुनिए। संस्मरण से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है, किसी स्मरणीय घटना या व्यक्ति की यादों को लेकर किया गया आत्मीय चित्रण संस्मरण कहलाता है। संस्मरण के लिए लेखक का स्मरणीय व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक नहीं है। यह जीवनी का लघु रूप है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नए पुराने झरोखे एक सशक्त संस्मरण है। सुमन केसरी का संस्करणों के सुमन एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो अलग अलग तथ्य दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूट दिया गया है, कूट सब में अलग अलग दिया है, हालांकि आप यूजीसी नेट के सिलेबस में जाएंगे तो 3 कूटों को बार बार उसमें देखने को मिल रहा है। 3 ही 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी में 4 दिया है, किसी में 3 दिया है, किसी में कुछ किया है। देखिए इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, कि पहला जो यहाँ पर सही है, किसी स्मरणीय घटना या व्यक्ति की यादों को लेकर किया गया आत्मीय चित्रण संस्मरण कहलाता है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में अक्सर मैं अपने संस्मरणों को लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो जो यादें हैं उनको हम संभालते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पर है कि यह जीवनी का लघु रूप है, ठीक है, सही जवाब है ये भी। और कहा गया कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो नए पुराने झरोखे नाम की पुस्तक है या फिर रचना है वो संस्मरण है। तो सही जवाब हो गया 1 3 4, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, यात्रा वृत्तांत है और उसमें वर्णित स्थल दिया गया है। एक बूंद सहसा उछली, हरी घाटी, आखिरी चट्टान तक, चीड़ों पर चांदनी। तो हमें बताना है कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित है। इधर पूर्वी यूरोप, रांची झारखंड, यूरोप, दक्षिण भारत, ये सब स्थान दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। एक बूंद सहसा उछली, ये क्या है, यूरोप की इसमें घटनाओं का जिक्र किया गया है। हरी घाटी जो है वो संबंधित है रांची झारखंड से। फिर इसके बाद है आखिरी चट्टान तक, जो सुमेलित है दक्षिण भारत से। चीड़ों पर चांदनी, इसका जो संबंध यहाँ पर है ये है पूर्वी यूरोप से। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन सी है, ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का 1, ठीक है। इसको आप मिलान कर लीजिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। उपरोक्त कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हमें बताना है कि भारतेंद्र युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में, जनवादी शब्द का प्रयोग आए तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि रामविलास शर्मा का यह कथन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो कि पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड है, और खास तौर से जो पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं वो सब दलित पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड है। यहाँ पर हम मिलान करते हैं कि दलित अस्मिता का संपादन किसने किया, पत्र प्रतिपल, पल प्रतिपल यहाँ पर होना चाहिए। किसने इसका संपादन किया, नागफनी, किसने संपादित किया, पर्शियंती। तो हम मिलान करेंगे, इधर नाम दिया गया जयप्रकाश करदम, सपना सोनकर, देश निर्मोही, विमल थोराट। तो इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है दलित अस्मिता, विमल थोराट,
विमल थोराट, सौभाग्य से मुझे जेएनयू में इनको देखने और सुनने का मौका मिला था। इनके जो हस्बैंड थे कभी यूजीसी से जुड़े हुए थे, और विमल थोराट शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इग्नू इत्यादि में जुड़ी हुई हैं। दलित अस्मिता नाम की पत्रिका का संपादन करती थी। तो एक का 4 हो गया। आप देख रहे हैं एक का 4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है। आगे के लिए हम ध्यान में रखते हैं कि पल प्रतिपल नाम का जो पत्र है या फिर पत्रिका है, इसके संपादक कौन हो गए? देश निर्मोही। नागफनी पत्र पत्रिका का संपादन किया है सपना सोनकर ने, और पश्यंती का संपादन किया जयप्रकाश करदम ने। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कविता संग्रह, यहाँ पर कविता संग्रह तो लिखा नहीं, लेकिन आप ये रचनाओं को देखते हुए तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि ये कविता संग्रह ही है। आओ न, पृथ्वी कल्प, यहां से देखो, तूस की आग। तो इसमें हमें मिलाना है कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आओ न किसका है? भवानी प्रसाद। आओ न किस, यहाँ पर किसकी रचना हो रही है? आओ न हो रहा है आपका शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का हो रहा है। पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प जो रचना है वो हो गया आपका गिरिजा कुमार माथुर। यहां से देखो, यहां से देखो जो रचना है वो हो गया आपका केदारनाथ सिंह। तूस की आग जो है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इसका अगर हम मिलान करते हैं तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। 1 का 2 हो रहा है, मिलान कर लेते हैं आराम से। इसको आप अपने पे कर लीजिए क्योंकि खींचने में अंतर हो गया। ठीक है, 1 का 2 हो गया। पृथ्वी कल्प, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 हो गया। यहां से देखो केदारनाथ सिंह का 100%। तो उसकी आग हो गया भवानी प्रसाद मिश्र का। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कूट बन रहा है 2-1-4-3, 2-1-4-3, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो कि मिलान पर आधारित है। हिंदुस्तानी व्याकरण, मैथिली शरण, त्रिशंकु, साहित्य का उद्देश्य किसकी रचना है? तो साहित्य का उद्देश्य आप देख रहे हैं कि भाषण दिया था प्रेमचंद ने सन 1936 ईस्वी में भाषण दिया था प्रेमचंद लखनऊ में, जब प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता उन्होंने की। तो साहित्य का उद्देश्य डी का 3 होना चाहिए। यहाँ पर जो इसके सही होने की संभावना है बी हो रही है यहाँ पर। त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है। त्रिशंकु नाम से मनु भंडारी ने भी लिखा है, लेकिन देखिए निबंध है मनु भंडारी त्रिशंकु अलग विधा में उन्होंने लिखा है। मैथिली शरण नाम से जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन हो गए यहाँ पर? अब बी का यहाँ पर हो रहा है 4, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इसलिए कभी भी मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड कोई कथन आए तो रामधारी सिंह दिनकर का अगर नाम है तो एक बार जरूर आपको ठहरना पड़ेगा। और हिंदुस्तानी व्याकरण नाम से लिखा बेंजामिन शुक्ल यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक नाम कुछ अंग्रेजी टाइप का लग रहा है। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। हिंदुस्तानी व्याकरण बेंजामिन का हो गया, मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर, त्रिशंकु अज्ञेय, साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि नीचे ऊंचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं, जहां ही ज्ञान वाले केवल सन्यासी और विरक्तों को आश्रय दे सकते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, ग्रियर्सन। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि नीचे ऊंचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और उपन्यासों का नाम है। हालांकि आप देखेंगे कि नए पैटर्न में उपन्यासों के पात्रों को केंद्र में रखा जा रहा है और पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उपन्यास ही है। तो सबसे यहाँ पर नाम जो दिया गया है सामर्थ्य और सीमा, बड़ी बड़ी आंखें, उसका बचपन, बहती गंगा। तो ये जो ये उपन्यास है इनके उपन्यासकार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पर है। सामर्थ्य और सीमा आप देखेंगे कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और ये लिखा गया 1962 ईस्वी में। बड़ी बड़ी आंखें जो कि अश्क द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये लिखा गया 1955 ईस्वी में। उसका बचपन कृष्ण देव बलदेव करके रचनाकार हैं, कृष्ण बलदेव, उन्होंने लिखा 1957 ईस्वी में। और बहती गंगा रुद्र करके रचनाकार हैं, काशिकीय रुद्र, जिन्होंने लिखा 1952 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम अगर इसका मिलान करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे तो आता है डी यहाँ पर
डी आ रहा है। 25 का हम देख लेते हैं एक बार। 25 का जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर सी हो रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे डी हो गया, फिर दूसरे नंबर पे बी हो रहा है, फिर तीसरे नंबर पे सी हो रहा है और चौथे नंबर पर ए हो रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आप सभी के कमेंट्स मुझे जरूर मिलने चाहिए कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं भी मानकर चलिए कि अगर यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसा ही पेपर बना दिया जाए तो जो भी विद्यार्थी री एग्जाम में जा रहे हैं वो कितना अच्छा कर पाएंगे, जिनका ऑलरेडी पहले बार एग्जाम में अच्छा पेपर गया था। देखिए यहाँ पर सवाल फिर से सुमेलित वाला ही पूछा गया। रचनाएं दी गई हैं, रचनाकार हैं। देवावय पुराण, एकादशी कथा, जैमिनी पुराण, सत्यवती कथा। ऐसी रचनाएं जो कि हाशिए पर हैं, बहुत केंद्र में इनको नहीं पढ़ा जाता है, परीक्षाओं के लिए ही शायद इनको बनाया गया है। सत्यवती कथा तुरंत आपके दिमाग में आओ कि ईश्वर दास द्वारा लिखी गई है। डी का 4 हम यहाँ पर देखते हैं, दो जगह पर डी का 4 दिया गया है। ठीक है ना, इसके बाद हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा यहाँ पर मिलाने के लिए। ठीक, तो चलते हैं, बात करते हैं कि ए का 3 यहाँ पर हो गया भीम कवि। देवावय पुराण किसने लिखा? भीम कवि ने लिखा। एकादशी कथा नाम से लिखा है यहाँ पर, एकादशी कथा लिखा है सूरज दास ने। और जैमिनी पुराण किसने लिख दिया? पुरुषोत्तम ने। तो इस तरीके से जो आप कूट देख रहे हैं कि डी का 4 हो गया, सी का हो गया 2, बी का हो गया 3 और ए का हो गया यहाँ बी का हो गया यहाँ पर 1 और ए का हो गया 3। 3 1 2 4, 3 1 2 4 सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे के लिए जरूर इन रचनाकारों को ध्यान में रखिए क्योंकि मैं भी ये सब आ सकते हैं और खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा है कि निम्न कहानियों का सही कालानुक्रम क्या होगा? कहानियां दी गई हैं और कालक्रमानुसार हमें बताना है। दो बाकें, विपथगा, ठुमरी, शुकुल की बीवी। तो यहाँ पर आप देखिए जो रचनाएं हैं या फिर कहानियां हैं, इनके कहानीकार आपके मन में जरूर आने चाहिए। मैंने स्पेस आपके मन में छोड़ दिया है कि आप अपना दिमाग दौड़ाइए, रबर की तरह दौड़ाइए, जितना उसको फैलाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपके दिमाग में कहानीकारों का नाम आ रहा होगा। ईयर लिख देते हैं हम। दो बाकें जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, विपथगा जिसका प्रकाशन 1937 में, ठुमरी का प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में और शुकुल की बीबी जो कहानी है 1941 में। ठीक है, आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि कौन कहानीकार है। बिल्कुल निराला, हर्षनाथ रेणु, अज्ञे और भगवती चरण वर्मा। तो देखिए इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन जो बनना चाहिए ए बी डी सी बनना चाहिए। ठीक है, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगड़िया के पास सर्कस के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसी कहानी का कथन है। ठीक है ना, तो किसका है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ईदगाह, लाल पान की बेगम, राही, तीसरी कसम। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि तीसरी कसम नाम की जो कहानी है रेणु की हालांकि दो कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और मेले का जिक्र इत्यादि किया गया, लेकिन जैसे आप देखते हैं सर्कस कंपनी ये सब है और झगड़े वगड़े की बात होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीसरी कसम, हीरामन और हीराबाई। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है तदीय सर्वस्व, वैश्वता और भारतवर्ष, मनोयोग, ग्रीष्म ऋतु। ये भी प्रश्न आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आधुनिक काल है उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोयोग जो निबंध है वो किसका है? हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर जरूर देखिए। यह है प्रताप नारायण मिश्र की। मिश्र का निबंध है मनोयोग और बाकी जितने भी निबंध दिए गए सब भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि कहानियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, लाल पान की बेगम, अपना अपना भाग्य। तो हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यहाँ पर आप भी दिमाग दौड़ाना शुरू करिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, डी बी सी ए। पहले नंबर पर है अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र का। और देखिए ये सभी कहानियां आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हैं। इसका मतलब है कि सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने तो बहुत पहले ही आप सभी से कहा था कि सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए और संविधान की प्रति मान के उसको रोज एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है,
ठीक है ना, वहीं से उसको उठा लिया गया है। दूसरे नंबर पे सिक्का बदल गया, फिर है तीसरे नंबर पे लाल पान बेगम, और अमृतसर आ गया हो गया चौथे नंबर पर। ठीक, अगर प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा बहुत आपके मन में आ रहा हो कि आखिरकार आप फटफट ऐसे कैसे कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पर न हो। ठीक, लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपना अपना भाग्य जो कि, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। थोड़ा सा नया ढंग का है प्रश्न, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वभाव, और इधर दिया हुआ है रति, वात्सल्य, सख्य, मधुर, दास्य, इस तरीके का प्रश्न दिया गया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ऑप्शंस में गड़बड़ियां आई हुई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वात्सल्य रस का संबंध किससे है, सख्य किससे है, मधुर का किससे है, दास्य किससे है। दास्य संबंध हो गया अनुकंपा। डी का 3, आप देख रहे हैं कि डी का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, डी का 3 यहाँ पर। इसके बाद आप देख रहे हैं वात्सल्य का जो यहाँ पर होना चाहिए, हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं थोड़े ऑप्शंस मिक्स नहीं कर रहे हैं सही से। ठीक है ना, हम देखते हैं वात्सल्य का संबंध किससे है। वात्सल्य का संबंध आपका होना चाहिए प्रेम से, एक का दो, एक का एक, सख्य जिसमें प्रीति, प्रेम और प्रीति का बड़ा अंतर किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। थोड़ा सा यहाँ पर हम चेक करते हैं इस आंसर को। ठीक है, और आप देख रहे हैं मधुर का संबंध किससे है, वो है कांत से। तो इसका जो यहाँ पर कूट बनना चाहिए, कूट जो बनना चाहिए वो क्या बन रहा है, जो मैं कूट यहाँ पर बना रहा हूं उसमें से कोई कूट नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना एक क्लोज यहाँ पर, या फिर ऑप्शन ऐसा दिया गया है। वात्सल्य का संबंध किससे होना चाहिए, वात्सल्य का तो पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है वात्सल्य हो गया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर हम होल्ड करते हैं। जो मुझे ऑप्शन यहाँ पर सही तक नजर आ रहा है वो ए होना चाहिए। ठीक है ना, कई जगहों पे लोग इसको सी भी मान रहे हैं, आप भी थोड़ा सा इस पे दिमाग दौड़ाइए। फिर भी हम देखते हैं अगर सी होगा तो कैसे होगा। ठीक है, सी अगर ऑप्शन को हम मानते हैं तो कैसे होगा। ए का यहाँ पर 3 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है, तो यानी कि वात्सल्य का हो गया आपका, वात्सल्य में अनुकंपा कैसे होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। बाकी देखिए अनुकंपा जिसके ऊपर होती है वो दास्य भावना, मधुर, कांता सम्मित, कांता मतलब जो स्त्री है उससे जो संबंध हमारा मधुर ही होता है। सखा अगर दोस्त है तो उसका संबंध प्रीति से। वात्सल्य, इसका जो कूट होना चाहिए 1 2 4 3 होना चाहिए, 1 2 4 3 यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सभी जीव साधारणतः 3 अवस्थाओं में रहते हैं, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। इन तीनों अवस्थाओं में कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में रहती है। हमें बताना है कि इसमें कौन बात सही और कौन बात गलत है यहाँ पर। तो कहा गया कि जो 3 अवस्थाएं बिल्कुल सही है, लेकिन जो कहा गया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में रहती है, ये बात यहाँ पर डाउटफुल है। ठीक है, सही जवाब क्या हो रहा है, एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न है निरूढ़ ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु, तुर्क की राह खोज जब छाड़ी, हिंदू के कटनीते पुण्य सारी। किसकी पंक्तियां हैं हमें बताना है, कबीरदास, रज्जब, दादू दयाल, सुंदरदास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है, दादू दयाल द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। और आप जानते हैं कि दादू ने कबीर शब्द का प्रयोग खूब किया है। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी कई बार संदेह हो जाता है कि कबीर की पंक्ति है कि दादू की। तो दादू ने कबीर की शब्द का प्रयोग अपने कविताओं में खूब किया है, इसलिए इस प्रश्न के माध्यम से जरूर ध्यान में रखिए कि दादू अगर ऑप्शन में है तो कबीर शब्द आया तो 1 मिनट आपको जल्दी में आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा रुकना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार हमें बताना है भारत बंधु, भारत जीवन, भारत सुदशा प्रवर्तक, भारत मित्र। तो भारत भारत करके देख रहे हैं कितना पत्र है यहाँ पर, हमें बताना है कि इनका क्रम क्या है। भारत बंधु आप देखेंगे 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, भारत जीवन 1884 ईस्वी में, भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, भारत मित्र
1877 में। तो इस तरीके से इसका जो क्रम यहाँ पर बनना चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए आपका ए, ठीक है। 34 का हम देखते हैं, ए यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद बनना चाहिए आपका डी, ए डी, फिर सी, फिर सबसे अंत में होना चाहिए बी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के बारे में क्या कहा? वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा, वक्रोक्ति को कवि व्यापार का स्रोत नहीं मानते, वक्रोक्ति को अपूर्व अलंकार कहा है, वक्रोक्ति को मूल सहजता का वक्रोक्ति को मूल सहजता मानते हैं। थोड़ा सा वाक्य यहाँ लड़खड़ाया हुआ है। फिर भी हम देखते हैं कि कुंतक, जो कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने इसको विचित्र अभिधा कहा है। और कवि व्यापार का स्रोत मानते हैं, यहाँ पर नहीं लगने से वाक्य गलत हो रहा है। अपूर्व अलंकार कहा है, ये भी बात सही है। और सहजता का मूल मानते हैं, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही हो रहा है। ए और सी ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। वर्ण दिए गए हैं ज, थ, ब, ड, इसके आधार पर हमें मिलाना है, ठीक है। तो मिलान जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होगा ए का होगा आपका ज है, तो ज का संबंध किससे हो गया, तालु से हो गया। फिर थ है, थ का हो गया आपका दंत से। ब का हो गया ओष्ठ से। और ड का हो गया मूर्धा से। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी और डी, इसमें दोनों दिया गया है, इसमें से कोई एक आंसर आपको नीचे का लगाना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अतसी पुष्प अलंकृत कारी शरद नील सरोरु रंजनी नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज जी कल कांति थी। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन दिया गया बिहारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, घनानंद। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी रचना जो प्रिय प्रवास है, उसमें संस्कृत वर्ण वृत्तों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है और संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं कितना कठिन कठिन पंक्तियां हैं सब। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि घनानंद का वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतवृत्ति निरूपक है, वायार्थ निरूपक नहीं है, न तो बिहारी की तरह उसमें विरह को बाहरी माप से मापा है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। हमें बताना है कि किसका कथन है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि घनानंद का वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं है, न तो बिहारी की तरह विरह की माप न तो बिहारी की तरह विरह को बाहरी माप से मापा जाता है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई दिए। अब आप देख रहे हैं बिहारी बाहरी बिहारी, इसमें हो जा रहा है लोचा। तो देखिए कथन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल का है, उन्होंने घनानंद और बिहारी दोनों का यहाँ पर मूल्यांकन करते हुए इस बात को कहा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, काव्य दोष के आधार पर श्रुति कटुत्व, कठोर शब्द का प्रयोग, च्युत संस्कृत दोष, क्लिष्टत्व, स्वर शब्द वाच्य, हमें मिलान करना है कि किस किस के लिए। तो देखिए काव्य दोष से रिलेटेड हमने वीडियोज अपने चैनल पर रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, आगे भी इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्व शब्द वाच्य दोष किसमें पाया जाता है, वो दोष है रस संबंधी, डी का होना चाहिए 3। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर 3 यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद हम मिलान करते हैं कि श्रुति कटुत्व दोष किसमें पाया जाता है, जिसमें कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें किसी चीज को सुनने में ही मतलब कड़वा लगे, कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, श्रुति कटुत्व दोष। चित्त संस्कृत दोष का मतलब है कि व्याकरण के अनुसार अगर कोई गलतियां होती हैं तो वो चित्त संस्कृति दोष के अंतर्गत है। क्लिष्टत्व जो दोष है वो है दुरूह युक्त शब्द चमत्कारों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें ये होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मिलान हम करेंगे तो ए का 1 हो गया, फिर बी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है आपका 2 और डी का हो रहा है 3। 1 4 2 3
सही जवाब हो गया ऑप्शन 1, 4। यहाँ पर हम 1 मिनट और मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर घाल मिल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो डी होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। बी का तो बिल्कुल होने का चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न पत्र के माध्यम से कुल 39 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि ये प्रश्न स्तरीय रहे होंगे, आपके रिवीजन में सहायक रहे होंगे, आपको कुछ नए प्रश्न मिले होंगे और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो कमेंट्स का आप सभी का इंतजार रहेगा कि आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।